हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से पाचन तंत्र आहार नाल के पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन को मुख गुहा के बाद अब हम लोग का भोजन किसमें प्रवेश होगा। आप भेजेंगे ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद भोजन को ले जाएंगे ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद भोजन को ले भेजेंगे आमाशय में। फिर देखेंगे ये जो आमाशय में भोजन जाके रुका, आमाशय में फिर 4 घंटा भोजन कैसे रुकता है। इसके बाद आमाशय को फिर बांटेंगे, आमाशय को फिर बांटेंगे 3 भागों में। आमाशय को 3 भागों में बांटने के बाद देखेंगे कि तीनों भाग किससे जुटा हुआ है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला भाग कौन कौन जुटा हुआ है, जठर ग्रंथि। फिर इस जठर ग्रंथि से किसका निर्माण करेंगे, इस जठर ग्रंथि में पाया जाता है जठर रस। फिर देखेंगे इस जठर रस का जो निर्माण हुआ है उसमें किस किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लेकिन भैया इससे पहले आप हमारे पाचन तंत्र के पार्ट 1 का क्लास यदि आप नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इसी चैनल पर आपका वीडियो पार्ट 1 का क्लास पाचन तंत्र का अपलोड किया हुआ है। वहां जाकर पार्ट 1 का पहले आप पाचन तंत्र की क्लास करें, तब आप पार्ट 2 में प्रवेश करें ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो भैया चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले पार्ट 1 की क्लास में भोजन को कहां तक डाल दिए थे, मुख गुहा में डाल दिए थे। जैसे मुख गुहा में भोजन को डाले थे, भोजन डालने के बाद मुख गुहा में देखे थे कि सबसे पहला क्या था हम लोग का जीभ। जीभ के बारे में टोटल पढ़ लिए थे क्योंकि मुख गुहा के अंदर था। इसके बाद दांत के बारे में पढ़े थे, दांत के प्रकार पढ़े थे। इसके बाद थोड़ा मोड़ा ग्रंथि, लार ग्रंथि की क्या लिए थे, जानकारी लिए थे। चलिए आज भोजन को दूसरे पाचन तंत्र में दूसरे जगह भेजते हैं, वो है भैया कहां पर, ग्रसनी पर। तो भोजन को अब हम मुख गुहा के बाद मेरा भोजन कहां प्रवेश कर गया, ग्रसनी में प्रवेश कर गया। भैया आपसे पूछेंगे ये हमारे पाचन तंत्र में भोजन किस जगह अभी जाके पहुंचा दिए भोजन को, भोजन अभी ग्रसनी में ले जाकर के छोड़ दिए। ग्रसनी का इंग्लिश होता है फायरिंग्स। अच्छा आप आपसे पूछेंगे बताओ ये ग्रसनी होता क्या है, तो आप याद रखिएगा ये ग्रसनी मुख द्वार के बाद भोजन जहां पहुंचता है उसे ही ग्रसनी कहते हैं। भैया ग्रसनी कहता है कि मुख द्वार के बाद यानी कि मुंह में डालने के बाद भोजन जहां पहुंचा और कहां पहुंचा ये तो पता है, कहां जाके पहुंचा, ग्रसनी में जाके पहुंचा, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। लेकिन आपसे सवाल करेंगे ये जो ग्रसनी है ये ग्रसनी के कितने द्वार होते हैं, तो भैया आप याद रखिएगा इस ग्रसनी के 2 द्वार होते हैं। सबसे पहला कहते हैं निगल द्वार, जो ग्रास नली में जाकर क्या करता है, खुलता है, तथा दूसरे को कंठ द्वार कहते हैं जो श्वास नली में जाकर क्या होता है, खुलता है। लेकिन इससे पहले आपको क्या समझ लेना चाहिए, चित्र भैया क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अच्छा आप हमें बताइए भोजन कहां भेजे थे, भोजन को भेजे थे कहां पर, पार्ट 1 की क्लास में मुख गुहा में भोजन क्या कर दिए थे, डाल दिए थे। इसके बाद मुख गुहा के अंदर जितने भी चीज पाए जाते थे सभी चीज का निपटारा हमें कर दिए थे। लेकिन अभी भोजन को हम कहां पहुंचा दिए हैं भैया, आप बोलिएगा ये तो भोजन को आप कहां पहुंचा दिए हैं, ग्रसनी में। लेकिन आपसे सवाल करेंगे एक बात बताओ, ग्रसनी मुख गुहा के आगे है कि पीछे है। भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो ग्रसनी है ये मुख गुहा के आगे है कि पीछे है। आप बोलिएगा ये जो ग्रसनी है ये मुख गुहा के पीछे है।
तो ग्रसनी हमेशा मुख गुहा के क्या होते हैं, पीछे होते हैं। मुख गुहा के क्या होते हैं, पीछे होते हैं। और इसी से कै द्वार निकलते हैं भैया, इसी से दो द्वार, कै द्वार, दो द्वार, जिसमें पहला को कहते हैं कौन सा द्वार, आप याद रखिएगा, पहला को कहते हैं निगल द्वार, दूसरा को कहते हैं कंठ द्वार। कौन सा द्वार भैया, कौन सा द्वार, पहला को निगल द्वार, दूसरा को कंठ द्वार। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, एक बात बताओ, आखिर ये निगल द्वार कहां जाकर के खुलता है? आप याद रखिएगा, ये निगल द्वार ग्रास नली में जाकर के क्या हो जाता है, खुल जाता है। कौन सा द्वार भैया, निगल द्वार। निगल द्वार जाकर के कहां खुल जाता है, ग्रास नली में जाकर खुल जाता है। लेकिन आपसे सवाल करेंगे, ये तो निगल द्वार जाकर ग्रास नली में खुल जाता है, लेकिन कंठ द्वार कहां जाकर के खुलता है? आप याद रखिएगा, ये कंठ द्वार श्वास नली में जाकर के क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्रसनी में कितने द्वार होते हैं? तो भैया आप याद रखिएगा, ग्रसनी में दो द्वार होते हैं। सबसे पहला को कहते हैं निगल द्वार, दूसरा को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार जाकर के ग्रास नली में खुलता है, लेकिन कंठ द्वार जाकर श्वास नली में खुल जाता है। उम्मीद है कि यहां तक आप क्या कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। लेकिन मजे की बात और एक बात है भैया, आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, जब ये श्वास नली में जाकर क्या करते हैं, खुलते हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये भोजन श्वास नली में क्यों नहीं चले जाता है? ये भी तो मन में सवाल चलता होगा कि आखिर जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार तो खुल जाता होगा, जब खुलता होगा तो ये जाकर के श्वास नली में जाके खुलता है, तो तब भोजन श्वास नली में प्रवेश हो जाना चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा, श्वास नली में क्या दिया गया है भैया, आप याद रखिएगा, श्वास नली में क्या दिया गया है, ढक्कन दिया गया है, जिसे बोलते हैं कंठी ढक्कन। कौन सा ढक्कन, कंठी ढक्कन। कौन सा ढक्कन, कंठी ढक्कन। इसी ढक्कन को हम लोग कौन सा ढक्कन बोलते हैं, कंठी ढक्कन। या तो आप इंग्लिश में बोलना चाहिएगा तो इसे बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। क्या भैया, इपीग्लोटिक्स। क्या भैया, इपीग्लोटिक्स। ये इपीग्लोटिक्स क्या करता है, जैसे भोजन आया ये ढक्कन को क्या कर देता है, बंद, और जैसे ढक्कन को बंद किया और भोजन को कहां जाने नहीं देता है, श्वास नली से रोक देता है और इसे कहता है तुम निगल द्वार में क्या हो जाओ, चले जाओ, हमरे द्वार पर मत आओ, हमारे द्वार पर आएगा तुमको फंसाएंगे, तुम फंसने मत आओ। जब वही क्या भैया, कभी कभी क्या हो जाता है, ये बिचारा कंठी ढक्कन खुला का खुला रह जाता है, भोजन निगल द्वार में न प्रवेश होकर कंठ द्वार में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। जैसे कंठ द्वार में पहुंचता है, हम लोग को हिचकी होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये गलती किसका होता है, इपीग्लोटिक्स का, यानी कि कंठी ढक्कन का। अब चलिए, जब इतना समझ लिए भैया, तो आप हम लोग प्रवेश करते हैं, भोजन को किसमें डालते हैं, आप ग्रसनी के बाद धीरे धीरे भोजन अब कहां प्रवेश होगा, आप याद रखिएगा, आप ग्रसनी के बाद भोजन पहुंचेगा ग्रास नली में। चलिए भैया, अगला है हम लोग का कौन सा नली, ग्रास नली। अच्छा, थोड़ा नाम से ही देखिए पता चलता है कि ये किसके समान होगा, ग्रास नली। नली मतलब नाला के समान, पाइप। हम लोग नाला, रोड से इस पार पानी उस पार करने के लिए हम एक बड़ा सा क्या लगा देते हैं,
पाइप लगा देते हैं, यानी कि वो नली के क्या हुआ, समान हुआ, तो वही नाम है ग्रास नली। लेकिन ग्रास नली कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, तो भैया चलिए आपको ग्रास नली पहले हम चित्र समझा देते हैं, इसके बाद आप डिफिनेशन में आइएगा। ये रहा भैया आपका कौन चीज, पाचन तंत्र। अच्छा हमें यहां पर एक बात बताओ जरा, यहां पर आपको कहां पर ग्रास नली दिखाई देता है, यही है हम लोग का कौन चीज, ग्रास नली। अच्छा यानी कि यहां से लेकर के नीचे जो है ये क्या है भैया, यही नली, कौन सा नली है, ग्रास नली है, यही ना नली है, यही नली कौन चीज है, ग्रास नली है। ये ग्रास नली काफी क्या होता है, सक्रिय भाग होता है, यानी कि काफी सक्रिय भाग होता है। इसके बाद भैया ये किसके समान होता है, आप बोलिएगा ये नली के क्या है, समान है। किसके समान है, नली के समान है। अच्छा जब ये नली के समान है और आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ आखिर ये नली में भोजन प्रवेश कैसे किया, ये नली जाकर के आगे कहां मिलता है, तो भैया आप याद रखिएगा इस नली तक पहुंचाने का काम किया कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ने ही भोजन को भेज दिया कौन सा नली में, ग्रास नली में। और एक बात याद रखिएगा, यदि सबसे लंबी नली किसी की होती है तो आप याद रखिएगा वो है किसका, ग्रास नली का। सबसे लंबी नली होती है किसकी भैया, ग्रास नली की। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ इस ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा इस ग्रास नली की लंबाई 10 से -12 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। 10 से 12 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसके बाद भैया आपसे पूछना चाहेंगे क्या भोजन जो ग्रास नली में प्रवेश किया, ये नली में जो प्रवेश किया, क्या इसमें भोजन का पाचन हुआ, आप बोलिएगा इसमें तो एक जरा सा भी भोजन का पाचन नहीं हो रहा, यानी कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, जरा सा भी भोजन का पाचन नहीं होता। कौन सा नली में, ग्रास नली में। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ ये ग्रास नली जाकर कहां मिलता है, तो शॉर्टकट में याद रखिएगा ये ग्रास नली भोजन दे देता है किसको भैया, अमाशय को। किसको, अमाशय को। तो बताइए यह नली क्या होती है, सबसे लंबी नली होती है। इसके बाद इस नली की लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। इसके बाद सबसे लंबी नली कोई पूछेगा बताओ कौन सी नली, ग्रास नली। इसके बाद क्या ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया होती है, तो आप बोलिएगा ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद यह ग्रास नली भोजन किसको छोड़ देता है, भोजन दे देता है अमाशय को। तो भैया आपके लिए ग्रास नली में यही उत्तर लिखे हैं कि ग्रास नली आहार नाल का सबसे संकीर्ण भाग है जो लंबी नली के समान होती है, जो लंबी नली के क्या होती है, समान होती है, जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। कहता है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार के द्वारा ये भोजन को क्या करती है, प्राप्त करती है। इसकी लंबाई, किसकी लंबाई भैया, तो आप याद रखिएगा ग्रास नली की कौन चीज, लंबाई। यदि आपसे पूछेंगे बताओ, अभी तुरंत आपको बताए 10 से 12 मीटर तक होती है और इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। अभी आपको तुरंत बताए कोई भी पाचन की क्रिया इसमें किसमें, ग्रास नली में नहीं होती है। चलिए जब ग्रास नली समझ गए तो अब अगला हम लोग का सबसे मजेदार, सबसे टेंशन वाला क्वेश्चन है अमाशय।
भैया आपको अमाशय समझना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के समझे चाहे आप रो के समझे। इसमें अमाशय यानी कि अमाशय यदि आप समझ जाते हैं, समझ जाइए आप पाचन तंत्र पूरा समझ गए। यदि अमाशय नहीं समझते आप, मतलब आप पाचन तंत्र नहीं समझे। क्योंकि पूरे पाचन तंत्र में यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेन काम पाचन तंत्र में कहां होता है, मेन काम अमाशय में ही होता है। चलिए बहुत अच्छे तरीका से अमाशय को धीरे धीरे समझने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो भैया ये रहा आपके सामने क्या भैया, अमाशय। अच्छा, इसी को तो समझना है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपसे पूछेंगे बताओ मुख्य रूप से समझना क्या है, तो भैया इसमें मुख्य रूप से यदि कोई चीज समझना है तो अभी तुरंत बोले वो समझना है हम लोग को, अमाशय। अच्छा, अमाशय को बोलिए हम लोग अमाशय में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तो भैया आप याद रखिएगा अमाशय को अपनी भाषा में, घर की भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने सब चीज की भाषा में हम लोग मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, पेट। क्या बोलते हैं, पेट। तो अमाशय समझ गए सब काम कहां हो रहा है, पेटे में हो रहा है। तो पेट को समझना क्या है, जरूरी है। तो चलिए पेट को भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। लेकिन इस अमाशय का हिंदी पढ़ने से पहले हम आपको ले जाना चाहेंगे इमेज में, चित्र में। यदि आप चित्र समझ जाइएगा तो भैया अमाशय समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके बड़े भाई यहाँ खड़े हैं। जब तक हम खड़े हैं आपको किसी प्रकार का तकलीफ होने नहीं देंगे। भले हमको तकलीफ हो जाए लेकिन आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग अमाशय को क्या करते हैं, समझते हैं। लेकिन भैया अमाशय आप देखिए हम लोग भोजन को पहले कहां डाले, भोजन को सबसे पहले कहां डाले थे, सबसे पहले भोजन को डाले मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद भोजन कहां पहुंचा दिए, ग्रसनी के बाद भोजन को पहुंचा दिए ग्रास नली में। आप इसी ग्रास नली से भोजन अब हम लोग का चले गया है कहां पर, अमाशय में। हमें खुशी हो रही है कि भोजन हमारा पहुंच गया कहां पर भैया, अमाशय में। अच्छा, ये वाला चित्र देखिए, यही मेरा क्या है, आपसे पूछेंगे तो यही मेरा क्या है, अमाशय है। लेकिन इस अमाशय को आपसे पूछेंगे कि बताओ ये अमाशय कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है, तो भैया आप याद रखिएगा ये अमाशय सबसे पहले कौन सी गुहा से, आप याद रखिएगा ये अमाशय वक्ष गुहा से लेकर, ऐसी गुहा को क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा से लेकर आपसे पूछेंगे बताओ ये कहां तक जुटा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये वक्ष गुहा से लेकर डायफ्राम तक क्या रहता है, जुटा हुआ रहता है। इसी डायफ्राम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन पहले आप अमाशय समझ जाइए। अमाशय यदि समझ लेते हैं, डायफ्राम कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी भाषा में इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ ये जो अमाशय है, ये अमाशय कहां से कहां तक जुटा हुआ रहा। अब देखिए ये अमाशय वक्ष गुहा से लेकर डायफ्राम तक क्या क्या हुआ है, जुटा हुआ। लेकिन भैया आपसे सवाल करेंगे यहां पर। अच्छा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर आपको सवाल करेंगे कि एक बात बताओ ये जो अमाशय है ये क्या है भैया, अमाशय है, ये अमाशय की संरचना कैसी हुई। आप बढ़िया से देखिए ये किसी झोला के क्या लगता है, आकार लगता है, यानी कि इसकी संरचना आपसे पूछेंगे तो आप याद रखिएगा इसकी संरचना थैली नुमा क्या होती है, संरचना होता है। किसका भैया, किसका आपसे पूछेंगे तो वो अमाशय का। किसके संरचना के समान,
थैलीनुमा संरचना के क्या होता है, समान होता है। लेकिन आपसे सवाल करेंगे यहां पर, ये तो थैलीनुमा संरचना के क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन एक बात बताओ, ये शरीर के लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है कि राइट हैंड साइड में पाया जाता है? भैया आप याद रखिएगा, ये इधर खड़ा हुए, ये हुआ मेरा राइट हैंड साइड, ये हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए अमाशय किस साइड है? आप बोलिएगा अमाशय जो है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या पाया जाता है, अमाशय पाया जाता है। लेकिन आप बोलिएगा ये तो सिर्फ आप ये बताए कि ये थैलीनुमा, ये वक्ष गुहा से लेकर डायफ्राम तक जुड़ा होता है, इसके बाद ये थैलीनुमा संरचना के क्या होता है, समान होता है। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया जाता है, पाया जाता है। लेकिन ये तो बात नहीं बताए आखिर ये अमाशय हमारे शरीर में, हमारे पेट में आखिर ये अमाशय करता क्या है? आखिर भगवान हमारे शरीर में ये अमाशय पेट क्यों दिया? तो भैया आप याद रखिएगा, जितना आप मुख गुहा में भोजन डालते हैं, थाली थाली, 2 थाली 3 थाली भोजन डालते हैं, वो भोजन संग्रहित कहां पर होता है? अमाशय में। अमाशय में ही जाकर भोजन क्या करता है, रुकता है। और जैसे अमाशय में भोजन रुका, बोला रुक, तुम रुको रुको रुको, तो अमाशय भोजन को क्या कहेगा, रुको रुको रुको। जैसे भोजन को रोकेगा, लगभग ये 4 घंटे तक भोजन को क्या करके रखेगा, रोक कर रखेगा। कितना घंटा भैया? भोजन को 4 घंटे तक ये क्या करके रखेगा, रोक करके रखेगा। जैसे 4 घंटे तक भोजन को रोका, वही 4 घंटा में उसका ऑपरेशन करना क्या हो जाता है, चालू। धीरे धीरे ऑपरेशन होते 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 पूरे भोजन को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं। तो भैया अमाशय कहां से कहां तक, वक्ष गुहा से लेकर डायफ्राम तक क्या रहता है, जुड़ा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना थैलीनुमा होता है। अच्छा, ये मनुष्य के कौन सा साइड में पाया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है। ये भोजन को क्या करता है? तो ये भोजन को रोकता है, रोकने के बाद पचाने का क्या करता है, काम करता है। इसके बाद कितना घंटा रोकता है? 4 घंटा रोककर इसका ऑपरेशन करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। यही उत्तर लिखे हैं किसमें भैया? अमाशय में। अमाशय में हम उत्तर लिखे हैं कि यह एक थैलीनुमा क्या होती है, संरचना होती है। आपको चित्र में समझा दिए। इसके बाद जो मनुष्य के कौन सा साइड में पाया जाता है? ये मनुष्य के लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है, जो भोजन को संग्रहित करने, संग्रहित मतलब रोकता है, इसके बाद रोकने के बाद पचाने, दोनों कार्य करते हैं। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यदि आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा, ये जो अमाशय देख रहे हैं, यह आहार नाल का अब देखिएगा तो सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे लंबा ग्रासनली, सबसे चौड़ा अमाशय। तो ये क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। आपसे पूछेंगे बताओ ये भोजन को लगभग कितने घंटों तक रोक के रखता है, आप बोलिएगा, आप तो तुरंत बताइए कि ये भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर क्या करता है, रखता है। किसको भैया? भोजन को। लेकिन आपको सिर्फ अमाशय समझने से नहीं होगा, ये समझ लिए अब कोई बड़ी बात नहीं किए,
आप भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, अब अमाशय के कितने भाग होते हैं? आप याद रखिएगा, अमाशय के कितने भाग होते हैं भैया? तो आप याद रखिएगा, अमाशय के भाग यदि आपसे पूछेंगे, बताओ अमाशय के कितने भाग होते हैं? आप याद रखिएगा, अमाशय के जो भाग होते हैं वो अमाशय के 3 भाग होते हैं। आप बोलिएगा, आप तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। नहीं भैया, हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं अमाशय के कितने भाग होते हैं। 3 भाग। देखिए, सबसे पहले वाला भाग को बोलते हैं अग्रभाग। यदि आपसे पूछेंगे, बताओ अग्रभाग को हम लोग अमाशय के क्या बोलते हैं? आप याद रखिएगा, अमाशय के अग्रभाग को हम लोग बोलते हैं कार्डिक। क्या बोलते हैं भैया? अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्डिक। यदि अमाशय का दूसरा भाग आपसे पूछेंगे, बताओ दूसरा भाग क्या होता है? आप याद रखना, अमाशय के दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य भाग। मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं भैया फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक। और अगला होता है पक्ष भाग। पक्ष भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं भैया? पक्ष भाग को बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। के 3 भाग हो गए, लेकिन भैया आपसे पूछना चाहेंगे, ये तीनों भाग बताने से आपको सिर्फ नहीं होगा। चलिए इसे सबसे पहला चित्र के माध्यम से समझते हैं। आखिर ये कार्डिक किससे जुड़ा हुआ है? फुंडिक किससे जुड़ा हुआ है? पाइलोरिक किससे जुड़ा हुआ है? ये समझे कहां? सिर्फ तो हम बताए कि अग्र भाग में कार्डिक, मध्य भाग में फुंडिक और पक्ष भाग में पाइलोरिक। लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि आखिर ये कार्डिक अमाशय की कहां से जुड़ा हुआ है, फुंडिक कहां जुड़ा हुआ है, पाइलोरिक में क्या क्या पाया जाता है, फिर ये पाइलोरिक में कौन सा भाग जुड़ा हुआ? तो चलिए भैया, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? चित्र समझना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सा भाग है कोई पूछेगा? ये है मेरा अमाशय का कौन सा भाग? आप याद रखिएगा, अग्रभाग। अच्छा, इसी अग्रभाग में क्या था भैया? इसी अग्रभाग में था क्या? कार्डिक। यदि आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, ये कार्डिक कहां तक जुड़ा हुआ है, तो भैया इस चित्र के माध्यम से समझिए, यही है मेरा कौन चीज? कार्डिक। अच्छा, ये कार्डिक किससे जुड़ा हुआ है? आप बोलिएगा, ये तो ग्रास नली से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कार्डिक किससे जुड़ा हुआ रहता है? आप याद रखिएगा, ये कार्डिक कहां से जुड़ा हुआ है भैया? ये कार्डिक ग्रास नली से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अब बोलेंगे कि अगला बताओ, जैसे अग्र समझे, अब आपको समझना पड़ेगा कौन सा भाग भैया? पक्ष भाग। सबसे पक्ष मतलब कोई पूछेगा, बताओ पक्ष मतलब होता है पीछे वाला भाग। यदि आपसे पूछेंगे, एक बात बताओ, पीछे वाला भाग किससे जुटा हुआ रहता है? आप याद रखिएगा, पीछे वाला भाग छोटी आंत से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। सॉरी, अग्र भाग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पक्ष भाग को हम लोग बोलते हैं क्या भैया? पक्ष भाग को बोले हम लोग पाइलोरिक। इसी को क्या बोले? पाइलोरिक। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, ये पाइलोरिक आखिर किससे जुड़ा हुआ रहता है? आप याद रखिएगा, ये पाइलोरिक कौन सी आंत से जुड़ा हुआ है? तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये भैया कौन सा भाग है? पक्ष भाग है। पक्ष भाग को बढ़िया से देखिए, ये छोटी आंत से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछेंगे, अमाशय का पक्ष भाग, सबसे पीछे वाला भाग कहां से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ये छोटी आंत से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, अमाशय का पक्ष भाग
पाइलोरिक वाला भाग किससे जुटा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ये छोटी आंत से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, आखिर ये मध्य भाग आप कहां बताए? तो भैया ये है आपका कौन सा भाग? मध्य भाग। यदि मध्य भाग की बात करेंगे, फुंडिक मध्य भाग में क्या आता है आपका? ये है आपका मध्य भाग। यदि मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग के अंतर्गत आता है फुंडिक। ये फुंडिक सबसे चौड़ा भाग होता है। लेकिन आपसे सवाल करेंगे, एक बात बताओ, आखिर ये जो क्या पाया जाता है भैया? अमाशय के भाग जो बताए, क्या ये बताना जरूरी था? ये बताना जरूरी था, क्योंकि आपको हमें इसी अमाशय के भाग से आपको हम पहुंचाना चाहेंगे जठर ग्रंथि में। देखो भैया, ये ग्रास नली तो पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ लिए पहले। और मध्य भाग फुंडिक, ये जाकर के क्या भैया ये सबसे चौड़ा भाग होता है, इसे भी अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन पक्ष भाग में पाया जाता है कौन चीज? पाइलोरिक। ये पाइलोरिक अब ग्रंथि से क्या रहता है? जुटा हुआ रहता है। और तीनों भाग में से सबसे मुख्य भाग यदि आपसे पूछेंगे, बताओ सबसे मुख्य भाग कौन है? आप याद रखिएगा, पाइलोरिक। या आप बोलिएगा, क्या अमाशय के भाग पढ़ाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था भैया। अमाशय के भाग से ही आपको हम आगे सफर करवाएंगे। लेकिन इससे पहले और थोड़ा बोर्ड की तरफ समझना पड़ेगा। अच्छा, अग्र भाग को क्या बोले? अग्र भाग को बोले हम लोग कार्डिक। क्या कार्डिक किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भैया ग्रास नली तो पहले हम लोग क्या कर लिए? पढ़ लिए। ग्रास नली के अंतर्गत क्या क्या होती है। इसके बाद ये था मध्य भाग। मध्य भाग में था फुंडिक। फुंडिक सबसे क्या होता है? चौड़ा भाग होता है। लेकिन अमाशय का आपसे पूछेंगे, तीनों भाग में से सबसे महत्वपूर्ण भाग बताओ भैया। अब खुशीदान महाकल्याण के अंतर्गत याद रखिएगा, सबसे जो मेन भाग होता है वो होता है पाइलोरिक। आप बोलिएगा, आखिर ये पाइलोरिक कैसे महत्वपूर्ण भाग होती है? क्योंकि भैया इसी पाइलोरिक में पाई जाती है ग्रंथि। यानी कि इस पाइलोरिक में क्या होती है? ग्रंथि होती है। आप बोलिएगा, इस पाइलोरिक भाग में क्या होती है? ग्रंथि होती है। ये तो बहुत बड़ा सूचना मिल गया, सच्चे में इसमें ग्रंथि होती है। आप बोलिएगा कैसे? तो आइए भैया चित्र में देखिए, इसी पाइलोरिक में पाया जाता है कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। इस पाइलोरिक में होती है कौन सी ग्रंथि? आप याद रखिएगा, इस पाइलोरिक में होती है ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम है, कोई पूछेगा बताओ, हम ही पूछेंगे बताओ इस ग्रंथि का नाम क्या है? आप याद रखिएगा, इसी ग्रंथि को बोलते हैं जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। लेकिन भैया मजे की बात और है, इसी जठर ग्रंथि से निकलता है क्या? रस, जिसको बोलते हैं कौन सा रस? जठर रस। तो पाइलोरिक में क्या होती है? ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम जठर ग्रंथि। इसी जठर ग्रंथि में क्या पाई जाती है? आप याद रखिएगा, इसी जठर ग्रंथि में पाई जाती है रस। उस रस को बोलते हैं जठर रस। आखिर ये जठर रस जो बना, आखिर ये जठर रस किसी एक प्रकार के एंजाइम से नहीं बना होगा। इस जठर रस को बनाने में बहुत सारे एंजाइम क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तब जठर रस का क्या होता है? निर्माण होता है। आप बोलिएगा, क्या जठर रस में एंजाइम पाया जाता है? बिल्कुल भैया, इसी जठर रस में
पाया जाता है क्या? एंजाइम। आप बोलिएगा ऐसा कौन कौन एंजाइम है? तो चलिए, एंजाइम यदि आपको पता करना है तो हमारे बोर्ड की ओर अब अग्रसर रहिएगा। तो भैया ये रहा आपके सामने जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम। सबसे पहला यदि आपसे पूछेंगे जठर रस में सबसे पहला एंजाइम बताओ कौन कौन सा है, तो सबसे पहला आप याद रखिएगा, सबसे पहला एंजाइम इमाइलेज होता है। इमाइलेज किसका पाचन करता है? मंड का पाचन करता है। इसी मंड को इंग्लिश में हम लोग स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च का प्रोटीन कौन करता है? आप याद रखिएगा, स्टार्च का प्रोटीन करता है एमाइलेज। लेकिन अगला पूछेंगे, बताओ जठर रस के अंतर्गत दूसरा प्रमुख एंजाइम बताओ। दूसरा होता है भैया पेप्सिन। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो भैया यही पेप्सिन हम लोग का प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। पेप्सिन से याद रखिएगा, प्रोटीन जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। लेकिन भैया आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, तीसरा जठर रस के अंतर्गत कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप याद रखिएगा, तीसरा जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लेकिन लाइपेज आप बोलिएगा कि आखिर ये लाइपेज किसका पाचन करता है? तो आप याद रखिएगा, लाइपेज पाचन करता है वसा का। और जब लाइपेज पाचन करना बंद कर दे तो इसी कारण किसी व्यक्ति का पेट फूलना क्या हो जाता है? चालू। उस व्यक्ति को बोलते हैं ढिनारा मौसा या ढिनारही मौसी। तो जब वसा का पाचन नहीं होगा पेट फूलना क्या हो जाएगा? चालू। यानी कि आपके शरीर में वसा की संख्या क्या हो गई? बढ़ गया, क्योंकि आपके शरीर में वसा जो पचना चाहिए वो वसा पचा नहीं। अगला है भैया रेनिन। रेनिन ये पचाता है जब आप छोटे होंगे, माँ का दूध पीते होंगे। जब माँ का दूध पीते होंगे तो ये दूध का क्या करता है? पाचन करता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि छोटा बच्चा कभी कभी क्या हर एक दिन में 2 टाइम छोटा बच्चा वो करता है। अच्छा, छोटा बच्चा का जो बोकरा होता है वो कैसा होता है? दूध निकालता है, क्योंकि उसी दूध का पाचन कौन करता है? वो करता है रेनिन। तो भैया यदि इसी सभी सिनेमा हॉल को जोड़ दीजिएगा, सभी एंजाइम को जोड़ दीजिएगा, इससे बनता है जठर रस। बाहो जठर रस कितने चीजों से मिलकर बना? 4। सबसे पहला एमाइलेज, दूसरा पेप्सिन, तीसरा लाइपेज, चौथा रेनिन। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। पेप्सिन प्रोटीन का। लाइपेज फैट का। रेनिन मिल का। जब ये सब मिल जाता है जठर रस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भैया चलते हैं, अब आपका मन में सवाल चलता होगा कि जठर रस करता क्या है? तो भैया आप याद रखिएगा, जठर रस यदि आपसे कोई पूछे तो जठर रस ये ही रहा उसका कौन चीज? उत्तर। जठर रस ये भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। और आमाशय में भोजन का पाचन जठर रस के ही कारण होता है। यदि एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज नहीं रहता तो ये जठर रस का निर्माण नहीं होता। जब जठर रस का निर्माण नहीं होता तो हमारी आमाशय में भोजन पचता नहीं। तो भोजन को पचाने में मुख्य रूप से
कौन सहायता प्रदान करता है? आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से जठर रस भोजन पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अगला है भैया HCl। क्या हमारे आमाशय में HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन भैया आपसे पूछेंगे, एक बात बताओ, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन पचाने के क्रम में आमाशय में क्या HCl की मात्रा पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए HCl रहता है और HCl का काम है कि यदि कोई बेकार अवांछनीय पदार्थ हमारे खाना के द्वारा पेट के अंदर चले गया तो उसे पचाएगा कौन? वो पचाएगा HCl। लेकिन आपसे पूछेंगे, आखिर हमारे आमाशय में, किसमें भैया? आखिर हमारे जो ये आमाशय है, आखिर ये हमारे जो क्या है आमाशय है, आखिर इस आमाशय में 1 से 2 दिन में HCl का निर्माण कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, इस आमाशय में HCl का जो निर्माण होता है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक, 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक आमाशय HCl का क्या होता है? निर्माण होता है। 1.5 से लेकर 2 लीटर तक HCl अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, आखिर ये HCl अम्ल पाया जाता है, क्या इसकी दीवार को खतरा नहीं है? आखिर इसकी जो आमाशय की दीवार है, क्या इसको खतरा नहीं है? क्योंकि हम लोग को पता है HCl अम्ल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है? खतरा है। इसीलिए जब भैया HCl बढ़ेगा हमारे पेट में, मतलब छेड़खानी होगा, जब HCl हम लोग का आमाशय में बढ़ जाएगा, खतरा है आमाशय की दीवार को। ये आमाशय की दीवार को क्या होगा? खतरा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अच्छा नहीं है, बहुत डेंजर है। जब ये आमाशय की दीवार को खतरा होगा तब हम लोग का शरीर में बीमारी उत्पन्न होगा। वो बीमारी का नाम है अल्सर। कौन बीमारी भैया? आप याद रखिएगा, उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे अल्सर। अल्सर बीमारी को हम लोग बोलेंगे घरोआ भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं पेट झरी। यानी कि जब HCl की मात्रा बढ़ेगी, आमाशय की दीवार को खतरा होगा। जब आमाशय की दीवार को खतरा है, आमाशय की दीवार थोड़ा कमजोर हो जाएगा, हिल जाएगा। जब खुट्टे हिल जाएगा तो टट्टियों हिलेगा, टट्टी हिल करके कैसा हो जाएगा? पतला होगा, बीमारी पकड़ेगा अल्सर, और अल्सर बीमारी को कहते हैं पेट झरी। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, जब HCl की मात्रा नहीं बढ़ता है, क्या इससे पहले आमाशय की दीवार को खतरा नहीं है? भैया इससे भी खतरा है, लेकिन भगवान ऊपर वालों ने बहुत सोच समझ के बनाया इस दीवार को, क्योंकि वो देखा कि खतरा भी यहाँ पर जा रहा है। इसको बचाने के लिए भगवान ने एक कस दे दिया, बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते भैया? म्यूकस। तो अगला हम लोग का है क्या भैया? म्यूकस। तो म्यूकस याद रखिएगा, यही म्यूकस हम लिखे हैं, ये आमाशय की दीवार को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो भैया आज की क्लास बहुत लंबी हो गई। आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। पार्ट 3 की वीडियो में आपको हम पाचन तंत्र पूरा खत्म करेंगे। पार्ट 3 की वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, और भोजन को पचा करके क्या करेंगे? निकाल कर खत्म करेंगे। हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। तो आज की क्लास यदि आपको हमारे बायोलॉजी के पाचन तंत्र पार्ट 2 का वीडियो यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही
कमेंट सेक्शन पर एक मीठे मीठे स्वरों पे मैसेज जरूर भेजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,